Welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद अनुभा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। और अब सबसे पहले हेडलाइंस के साथ है अनुभा रोहतगी। थैंक यू सोनू। Rising for the sixth straight day, Sensex climbs 569 points to fresh all-time high. Nifty advances 177 points to a new record high. Wholesale price index-based inflation eases to 10.66% in September. And 16 MSMEs and 15 non-MSMEs approved for production-linked scheme for telecom product manufacturing in the country. लगातार छठे सत्र बढ़त दर्ज करते हुए सेंसेक्स 569 अंकों की वृद्धि से ताजा रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंचा। निफ्टी भी 177 अंकों की वृद्धि से नई ऐतिहासिक ऊंचाई पर था। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति सितंबर में कम होकर 10.66% दर्ज हुई और देश में दूरसंचार उत्पादों के विनिर्माण के लिए उत्पादन से जुड़ी योजना के तहत 16 सूक्ष्म, छोटी और मझोली कंपनियों एमएसएमई और 15 गैर एमएसएमई कंपनियों को मिली मंजूरी। शेयर बाजारों में लगातार छठे सत्र बढ़त दर्ज हुई। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.9% की तेजी से 569 अंक बढ़कर 61,306 के ताजा ऐतिहासिक उच्चतम स्तर पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 1% की बढ़त से 177 अंक बढ़कर 18,339 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप सूचकांक दोनों में लगभग 0.5% की बढ़त दर्ज हुई। At the stock markets, rising for the sixth straight session, the Sensex at the Bombay Stock Exchange climbed 569 points or 0.9% to close at a fresh all-time high of 61,306 today. The Nifty at the National Stock Exchange advanced 177 points or 1% to 18,339. In the broader market, the BSE Mid-Cap Index and the Small Cap Index added about 0.5% each. Sectorally, on the BSE, BankX was the leading gainer, climbing 1.7%. The Metal and the Finance Index climbed 1.4% each. Capital Goods and Realty Index added 1.2% each. Power and Basic Material Index rose 1.1% each. The Industrials Index moved up 1%. Utilities Index gained 0.9%. IT Index ended higher 0.7%. And the FMCG, the Tech and the Consumer Discretionary Index rose 0.5% each. The Auto Index was the only loser, falling 0.7%. और रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपए में 11 पैसे की मजबूती दर्ज हुई और $1 की कीमत 75 रुपए 26 पैसे पर थी। और अब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं बाजार विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद सोनी। राजीव, आज सेंसेक्स निफ्टी में लगातार छठे दिन हमने तेजी देखी है। 61,000 के जो एक स्तर है उसको पार कर गया है सेंसेक्स और ब्रॉड बेस्ड रैली है। जो मिड कैप और स्मॉल कैप है वो भी अपने ऑल टाइम हाईज के करीब है। कैसे देखते हैं आप इस तेजी को? कितनी आधारभूत है, कितनी मजबूत है और आगे क्या प्रोस्पेक्ट हैं? देखिए, जिन सेक्टर्स से अभी नंबर आए हैं वो लार्जली आइदर एक्सपेक्टेशन को मीट कर रहे हैं और या उनसे अधिक है। तो अगर आप उस चीज को लेंगे विच इज लार्जली आईटी कंपनीज, तो उनमें क्लियरली बिकॉज कोविड की वजह से काफी टेलविंड्स थी, तो उसके चलते थोड़ा लगता है कि अभी जब तक लार्ज आईटी कंपनीज के रिजल्ट आएंगे तब तक ये थोड़ा सा बिकॉज सेक्टोरली आईटी स्टॉक्स का एक वो रहता है, एक हेवी वेटेज है, तो इंडेक्स वाइज उस पर हो सकता है। लेकिन अभी तक ऑन अदर ब्रॉडर मार्केट बेसिस पैसा अभी भी इक्विटीज में, स्पेशली ग्लोबल मार्केट से इंडियन इक्विटीज में आ रहा है। तो जब तक पार्टी चल रही है, वैल्यूएशन वाइज वी आर एक्सपेंसिव बट यू कैन फाइट लिक्विडिटी। Rajiv, in the past we have seen every time there's been such a spectacular rise in the markets, it has been followed more often than not by volatility. So do we, and some kind of a correction as well. So do you foresee that volatility and correction come in the coming, sessions in the coming days and months, or rather weeks?
Well, I think if you look at the recent relationship with what's happening in the global market and what's happened in India, it appears probably for whatever reason, because of the domestic money continuing to flow in equities and some of the FIs making returns, while you can't rule out volatility at any point of time, but I would say till the time large cap companies are announcing their results, the probability that we are going to see any meaningful correction, when I say meaningful, I mean at least 5 to 10% correction at this point of time appears to be low. But it can come at a time because, nothing goes up in one direction. But what has happened is that if you look at the kind of correction we saw in June and July, where the index moved in a range with 15,000 being the lower and 16,000 being the higher side of it, that is what more likely is going to pan out. Till that time, the global liquidity situation changes for, tightening, which is that US Fed clearly says we are going to tighten our money printing machines, and then there's a whole across the board emerging markets happening. So given in this light, I think the probability is higher at this point of time that we might continue to see index moving up and along with it taking the broader market also higher. But it's time to be cautious. It's not that if it's going to move higher that you should throw caution on the wind. I mean, the most serious mistakes are done in the peak of the bull market. सो राजीव जी, अगर हम 1 सितंबर से देखें तो निफ्टी लगभग 5.4% निफ्टी सेंसेक्स बढ़े हैं, जबकि जो इमर्जिंग मार्केट्स इंडेक्स है उसमें 4.5% की गिरावट आई है. सो ये जो आउट परफॉर्मेंस है हमारे बाजार की, उसके लिए आप किन कारणों को स्पेसिफिकली जिम्मेदार तो गंदा वर्ड है, लेकिन व्हाट आर द रीजंस फॉर दिस कंपैरेटिव आउट परफॉर्मेंस, और क्या लगता है आपको आगे क्या ये बने रहेंगे कारक? देखिए, चाइना ने कुछ दिनों में जो अपने नीति में बदलाव लाया है कि ऑल ऑफ सडन उनको सुबह उठ के याद आता है कि हमने अपनी एजुकेशन कंपनीज को चेंज करना है. जो ऑपरेटिंग मैट्रिक्स उन्होंने हर सेक्टर में जा के ऑल ऑफ सडन चेंज कर दिया कि उन्हें ऑल ऑफ सडन पॉल्यूशन का ध्यान आया तो उन्होंने कुछ इंडस्ट्रीज को बोल दिया बंद कर दीजिए. तो वो सारा जो कुछ उन्होंने एक तरफा फैसला लिया है, उससे विदेशी निवेशक हो चाहे वहां के डोमेस्टिक निवेशक हो, उनको थोड़ा सा डर बैठ गया कि मालूम नहीं अभी क्या कल होने वाला है. देखिए, हमेशा से लोग बात करते थे कि इंडिया बहुत स्लो चलता है, बट डेमोक्रेसी के अपने जो अपने फायदे होते हैं कि आप ऐसा नहीं होता कि ओवरनाइट कोई भी डिसीजन लेने का. नाउ द वर्ल्ड इज प्रॉब्ली रियलाइजिंग इज दैट व्हेन यू गो टू इंडिया, ओके यू माइट फेस सम रेड टेपिज्म, सम स्लो डिसीजन मेकिंग या कुछ भी आप कह लीजिए, लेकिन कम से कम वह ऐसा तो नहीं होगा कि आपने फैक्ट्री एस्टैब्लिश करी और एक दिन आके कोई कहता है कि गवर्नमेंट पॉलिसी चेंज हो गई, अब आप ये चीज हिंदुस्तान में नहीं कर सकते. सो दैट होल आउटलुक टुवर्ड्स इंडिया हैज been changing for some time since probably I think more after 29 September 29 changes, 19 में जो changes आए थे उसके बाद. now with what China is doing, we are a beneficiary of that. So and that is probably one of the reasons you see the PLI schemes, all those schemes are attracting far more attention because it is very clear that China plus one is something which is going to be staying in this country, and that is what the world is now going to consider seriously. Earlier, given the fact that हमारे यहाँ पे कभी कहते थे हम के इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है तो इसलिए टेस्ला नहीं आ रहा, तो ठीक है टेस्ला नहीं आया, अभी उनको सिर्फ थोड़ी सी ड्यूटी कम हो जाए इसलिए शायद वो आने की बात कर रहे हैं. तो ऑल दोस थिंग्स व्हेन जब कोई इंडस्ट्री इंडिया में आएगी तो अलॉन्ग उसके साथ एंसिलरी भी आएगी, उसके साथ एम्प्लॉयमेंट है, उसके साथ उस एरिया का रियल एस्टेट डेवलपमेंट. सो द होप इज दैट ओवर नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स a large number of policy measures which have been initiated in last 2-3 years will start delivering results in real time. So to me, that is one big shift in the thought process of global investors, and they are ready to kind of put money for a longer term perspective, which is leading to a situation that you see stocks like Titan which are expensive, they continue to move up because the assumption is that disposable income और बढ़ेगी और people will end up going to Titan buying stuff from various range of which Titan gives. Rajiv, what are the sectors in the coming weeks and months? Which are the sectors that you see are going to,
be at the forefront and which are going to lead the rally, and where the investors can, think of investing? Well, I think IT is likely to continue to do well, given the fact that even if there is a slight bit of outperformance by some of the IT companies, the market reaction is extremely positive. So IT is one area where there are a lot of tailwinds which the sector has in terms of demand being created globally, and for which these companies are getting orders like there is no other day. So IT is probably the sector. Secondly, probably I'm expecting that some part of the PSU banking space are going to are likely to attract interest once again. See, another thing which is going to attract interest is the space where the possibility of disinvestment. See, till now, everyone was saying that divestment, strategic divestment is just a talk and nothing is happening. Now with Air India getting over and with a very new and a fresh, sensible model of disinvestment which the government has adopted, I think we hope that the other unlocking in other PSUs in which government has no role to play and they are not strategic in nature, I think that is another area which in short term is going to see more coming in the hope. I mean, if you look at the valuations, they have been trading at an extremely low valuation because of the fact they are PSU companies and there is inefficient allocation of capital. Now, if they are privatized, it signals a shift in the thought process. Shift, of course, has been there for a long time. Now, implementation of that shift is something which market is going to is liking and probably being looking forward for these companies becoming more efficient when they get into private hands. So I think these are the three spaces where which are going to lead the next round of up move as and when it happens. राजीव, कुछ एनालिस्ट ने अनुमान दिए हैं कि निफ्टी कंपनी जो है वो 20 से 25% प्रॉफिट ग्रोथ रजिस्टर कर सकती हैं मौजूदा वित्त वर्ष में, और इकोनॉमिक जो मैक्रो इकोनॉमिक फिगर्स भी आ रहे हैं वो सारे पॉजिटिव हैं. ऐसे में जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि जब ऑल टाइम हाइस पे होता है बाजार तो इन्वेस्टर्स को कॉशियस रहना चाहिए. आप 2-3 बिंदु बता सकते हैं कि किन चीजों का ध्यान रखें? एक तो कि जो सो कॉल्ड टिप्स होती हैं, सबसे बड़ा बिंदु के आप अपने ग्रीड जिसको है कि उसको कंट्रोल करें कि ये अज्यूम ना करें कि जस्ट बिकॉज बाजार पिछले 4 महीने चलता रहेगा. सेकेंडली, बिफोर यू इन्वेस्ट योर टाइम, इन्वेस्ट योर मनी, आप उनको देख लेके आप किस कंपनी को ले रहे हैं. देखिए, आपने अगर मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि अगर 2000 के आईटी बूम में आपने इन्फोसिस को लेने की गलती करी होती at the peak of the bull run which was March 2000, 7,000 रुपए के भाव पे अनएडजस्टेड प्राइस में आपको बता रहा हूं आप, और उसके बाद 90% वैल्यूएशन करेक्ट हुई है इन आईटी सेक्टर शेयर कंपनीज की. अगर आपने वो लिया होता, उसके बावजूद भी आप आज आपका पैसा मेनी टाइम मल्टीप्लाई हो चुका है और आप 2005 में अपनी गलती को पूर्ण करके उस बात से ऊपर आ गए थे. बट अगर आपने कोई कंपनी जैसे उस टाइम पे कुछ भी अनाप शनाप जिनका कोई फंडामेंटल नहीं है, बेसिस नहीं है, डीएसपी सॉफ्टवेयर, ग्लोबल टेली, ऐसी कंपनी चलती थी जो जिनकी न्यूज आती थी इधर उधर के बहुत अच्छी कंपनी है, ये हो जाएगा, कोई फंडामेंटल नहीं थे, अगर आपने वो लिया तो आज आपका 20 साल बाद पैसा होता जीरो. इनफैक्ट इवन इन दी लार्ज कंपनी अगर आपने विप्रो में पैसा लगाया होता उस दिन तो आपको कम से कम 18 साल लगते उस लेवल तक आने के लिए. सो व्हाट यू इन्वेस्ट टुडे यू शुड बी श्योर आप फंडामेंटल देख रहे हैं, थोड़ा टाइम लगाएं, और आपको नहीं पता तो प्लीज कंसल्ट योर इन्वेस्ट एडवाइजर. और अगर आप वो भी नहीं करना चाहते, आई वुड सजेस्ट एट दिस लेवल इट इज बेटर टू स्टिक टू SIP, गो थ्रू म्यूचुअल फंड रूट rather than directly getting into market at these levels, because you never know. 5% correction in index would mean 30% correction in large number of stocks, majority of stocks rather. इस महत्वपूर्ण सलाह और विश्लेषण के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव जी. श्रोताओं, ये थे राजीव नागपाल, बाजार विशेषज्ञ, जो बाजार के आज के चलन पर हमसे बात कर रहे थे. और अब आगे बढ़ते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर. एशियाई बाजारों में आज अधिकतर तेजी का रुख रहा. जापान के निकेई और दक्षिण कोरिया के कॉस्पी दोनों में 1.5% का उछाल आया, लेकिन चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.1% की हल्की गिरावट दर्ज हुई. सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.3% की बढ़त पर बंद हुआ. हांगकांग के बाजार में आज अवकाश था. यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में आज यहां
भी तेजी का रुख था। हालांकि निवेशक मुद्रास्फीति में बढ़त के प्रति सतर्क थे, फिर भी कंपनी परिणाम मजबूत रहने की आशाओं के बल पर टेक्नोलॉजी और खनन क्षेत्र में आई तेजी के चलते यूरोपीय बाजारों में मजबूती का रुख था। लंदन का FTSE 0.7% की वृद्धि पर था। फ्रांस के CAC में 1% की तेजी थी और जर्मनी के DAX में 0.9% की बढ़त चल रही थी। Moving on to the U.S. markets, on Wall Street, key indices rose yesterday in a choppy trade as investors saw an imminent end to ultra-loose U.S. monetary policy, while two-year Treasury yields hit 18-month high on bets that policy tightening is in the offing. The Federal Reserve signaled yesterday it could start reducing its crisis-era support for the U.S. economy by the middle of next month, with a growing number of policymakers worried that high inflation could persist longer than previously thought. The two-year Treasury yield jumped to 0.394%, a level last seen in March 2020, before receding to 0.36%. Benchmark 10-year yields declined to 1.5403% from 1.58% late on Tuesday. That left the spread between 10-year and 2-year Treasury yields at around 118 basis points, the lowest over 2 weeks. So the Dow Jones Industrial Average ended flat at 34,378. The S&P 500 rose 13 points to close at 4,364, and the Nasdaq Composite added 106 points to 14,572. Now we are joined online by our economic expert, Dr. S.P. Sharma. Dr. Sharma, welcome to the program. Thank you. Okay. Dr. Sharma, we were just discussing the Asian markets and the U.S. markets. Now we are seeing that in the U.S. market specifically, the bond yields, are going high. How is it likely to affect, what is going to be the effect of those, treasury yields that are rising in the U.S. All over the world, in the rest of the world markets? Yes, rising the treasury yield, I believe that is the indication for the squeeze of liquidity that impacts the market across the countries. But the 10-year view, if we track the 10-year bond yield, which is also a major indicator for the liquidity segment and the intent for the investments in the foreign countries, that is decelerating from 1.6 to 1.5 during the last 3-4 years. That is good for the markets that bond yield, 10-year bond yield in US is decelerating. That creates more attractiveness for the foreign markets, that the liquidity will flow to the other markets and for the gains from the investments in the developing economies like India. So I believe there is a mixed bag, including the shorter term jump in the treasury yields, and in the long term there is a deceleration, so gap is increasing. So going ahead, I believe the liquidity will remain intact in the coming times also, because as you mentioned that there is a ultra loose monetary policy approach by the US to support the economy from here to move forward and to strengthen more and more consumption in the economy, so that growth becomes visible and growth becomes strong in the coming times. So I believe the liquidity segment will remain loose. That will be beneficial for the मार्केट जी डॉक्टर शर्मा, डेवलपिंग इकोनॉमी। आप जो लूज की बात कर रहे हैं, एक और जो डर बना हुआ है बाजारों में, विश्व भर के बाजारों में, कि फेडरल रिजर्व कब अपनी जो बॉन्ड बाइंग है उसको वापस लेगा, और अब आसार दिख रहे हैं कि शायद अगले महीने के बीच में भी ये टेपरिंग शुरू हो सकती है, जिसे टेपरिंग कहा जाता है। और पूर्व आरबीआई गवर्नर डी सुब्बाराव ने कहा है कि भारत अभी जो यूएस फेड टेपर करेगा उससे डील करने के लिए कहीं ज्यादा सक्षम है 2013 के मुकाबले, क्योंकि उस समय भारत जो था वो फ्रेजाइल 5 में मानी जाती थी इकोनॉमी। तो आपको लगता है कि अभी जो हमारी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, चाहे वो फॉरेक्स रिजर्व्स हो, करंट अकाउंट डेफिसिट की पोजीशन हो मच स्ट्रॉन्गर, उससे हम क्या इस जो टेपरिंग है उसे डील करने में कहीं ज्यादा अभी सक्षम होंगे? यस सोनू जी, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि जो उस समय के मुकाबले में अभी हमारी जो ग्रोथ ट्रैजेक्टरी है कैसे है। तो 2013 के मुकाबले में तो हम काफी सक्षम हैं। जो पिछले 7-8 महीनों में एक बहुत 7-8 सालों में जो एक रिफॉर्म्स का प्रोसेस देखा गया है, जो मेक इन इंडिया से लेके
अभी गति शक्ति तक जो सरकार ने रिफॉर्म्स की हैं, ये रिफॉर्म्स बहुत ही बेनिफिशियल हैं इकोनॉमी के लिए। और जो फाइनेंशियल फ्रंट के ऊपर भी अगर हम देखें, जो 2013 का भारत था, अभी 2021 में बहुत ही जो बदल चुका है, मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसमें काफी स्ट्रेंथ बनी है। और खासकर जो आपने टेपरिंग की बात की, तो टेपरिंग का इम्पैक्ट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि जो रिटेल का पार्टिसिपेशन है इंडिया में वो काफी स्ट्रांग है। पहले जो डिपेंडेंसी था मार्केट्स का वो ज्यादातर फॉरेन बायर्स के ऊपर, एफआईआईज के ऊपर डिपेंड करता था, लेकिन अभी जो रिटेल पार्टिसिपेशन पीछे के 2-3 साल में इंक्रीज हुआ है, जो रिटेल ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हुई है, उसे लगता है कि आने वाले टाइम में जो लिक्विडिटी फैक्टर है, जो खासकर जो फॉरेन मार्केट से आता है, उसका कोई मेजर इम्पैक्ट जो है इतना वो नहीं रहा करेगा, क्योंकि मार्केट्स खुद ही बहुत स्ट्रांग होती जा रही हैं इंडिया में। जो रिटेल पार्टिसिपेशन है, जो ट्रांजैक्शन है, अगर डेली ट्रांजैक्शन देखें तो लगभग जो रिसेंट डेटा है वो बताता है कि 40% से ऊपर जो है रिटेल ट्रांजैक्शंस रहती हैं। तो अगर टेपरिंग प्रोसेस होता भी है तो क्योंकि हमारे फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है, तो मार्केट से इतना ज्यादा कोई ऐसा कैपिटल आउटफ्लो होने के चांसेस नहीं है, क्योंकि जो पीछे हमने देखा है कि जो मेजर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, जो लीड इकोनॉमिक एंड बिजनेस इंडिकेटर्स हैं, खास करके जो आईआईपी में अगर हम देखें तो बहुत ही डबल डिजिट जो ग्रोथ है वो हम हर एक महीने देख रहे हैं। पिछले मार्च से लेके मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये सब जो महीने हैं, इनमें आईआईपी के बहुत अच्छे परिणाम आए हैं और कोर इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से ग्रो कर रहा है, जिसका डेटा अभी रिसेंटली हमने देखा है कि 11.5% के आसपास कोर इंफ्रा रहा है। इनफैक्ट आप जो इस डेटा की बात कर रहे हैं, मैक्रो डेटा की, तो उसमें इन्फ्लेशन भी एक बहुत इंपॉर्टेंट डेटा होता है और उसको लेकर काफी चर्चा है पूरे विश्व में। इन्फ्लेशन का जो एक मेट्रिक है, हमारे कुछ घरेलू आंकड़े आए हैं, उन पर नजर डाल के आपसे इस पर भी बातचीत करेंगे। कच्चे तेल के मूल्यों में तीव्र वृद्धि के बावजूद खाद्य मूल्य कम होने के बल पर थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर सितंबर में कम होकर 10.66% पर आ गई। ये लगातार छठा महीना है जब थोक मूल्य सूचकांक दहाई के आंकड़े में रहा है। अगस्त में यह आंकड़ा 11.39% रहा था। अपने वक्तव्य में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने कहा कि प्रमुख रूप से पिछले वर्ष के इसी महीने के मुकाबले खनिज तेल, मूल धातु, गैर खाद्य वस्तुओं, खाद्य उत्पादों, कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस, रसायन और रासायनिक उत्पाद इत्यादि के मूल्य बढ़ने के कारण सितंबर 2021 में मुद्रास्फीति की दर उच्च स्तर पर रही है। खाद्य वस्तुओं में मुद्रास्फीति लगातार 5वें महीने कम हुई। अगस्त में 0 से 1.29% नीचे रहने के बाद सितंबर में यह आंकड़ा और गिरकर 0 से 4.69% नीचे आ गया। दालों के मूल्य हालांकि 9.49% की दर से बढ़े। क्या कहेंगे आप, जो इन्फ्लेशन है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, हालांकि उसमें कुछ कमी आई है लेकिन वो अभी भी 10% के ऊपर बनी हुई है, लेकिन जो सीपीआई के फिगर्स आए हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 4.35% पे आ गया है। आपको लगता है कि अगर सप्लाई साइड इश्यूज में राहत आती है तो शायद डब्ल्यूपीआई भी नीचे आ सकता है? देखिए, मेजरली जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं, वो सप्लाई साइड इश्यूज इतने ज्यादा इम्पैक्ट नहीं कर रहे हैं। खासकर जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं, मैं ये कहूंगा कि जैसे क्रूड ऑयल है, स्टील है, जो बेसिक इनपुट्स हैं, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, जिंक है, इन सब चीजों के प्राइसेस बहुत ज्यादा तेजी से बढ़े हैं। अगर हम पिछले साल की तुलना में एक साल अक्टूबर 2020 और अक्टूबर 2021 की तुलना करें तो लगभग 70-80% का बढ़ोतरी आई है इनके प्राइसेस में, जो कि काफी चीजों के जो प्राइसेस हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं, जो इंडस्ट्री रॉ मटेरियल्स हैं, उनके प्राइसेस को एस्केलेट कर रहे हैं, जिससे कि मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है और जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसके ऊपर काफी इम्पैक्ट हुआ है। खासकर जो अभी जो हमने डिसलिरेशन की बात की कि डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन में कुछ नरमी आई है, वो बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन है, हमें उसे देखना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस हैं वो किस दिशा की तरफ जाते हैं। अगर उनमें नरमी आती है तो डब्ल्यूपीआई इन्फ्लेशन और नीचे जा सकता है। और जो रिटेल इन्फ्लेशन है, सीपीआई इन्फ्लेशन, बहुत अच्छे से हमने कंट्रोल में किया है। जो इंटरनल जो सप्लाई साइड इश्यूज हैं वो नहीं है, सप्लाई बिल्कुल इंटैक्ट है, लेकिन मेजरली जो इम्पैक्ट आ रहा है वो जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस में एस्केलेशन की वजह से मेजर इम्पैक्ट है।
Moving on, as many as 31 companies comprising 16 MSMEs and 15 non-MSMEs were given approval under the Production-Linked Incentive (PLI) scheme for promoting telecom and networking products manufacturing in India. The companies are expected to invest 3,345 crore rupees in the next 4 years, aiming at generating incremental employment of more than 40,000 people. Minister of State for Communications Devu Singh Chauhan today launched the scheme for telecom and networking products. Speaking at the occasion, Mr. Chauhan said that the telecom sector scheme has been launched to realize the Prime Minister's vision of Atmanirbhar Bharat. It will help in reducing India's dependence on other countries for import of telecom and networking products. And let's take the next news, which is coming from the commodities. Global crude oil futures rose by about 1% today after the International Energy Agency IEA said the record natural gas prices would boost demand for oil, and top oil producers Saudi Arabia dismissed calls for additional OPEC plus supply. So Brent crude futures gained 87 cents to $84.05 a barrel. U.S. crude futures climbed 77 cents to $81.21 a barrel. Oil demand is set to jump by 500,000 barrels per day as the power sector and the heavy industries switch from other more expensive sources of energy, the IEA said, warning that the energy crunch could stoke inflation and slow the world's economic recovery from the COVID-19 pandemic. Dr. Sharma, like we just said, the oil prices are rising and the world economy, which was slowly getting back on track after the post-vaccination and reduction in the number of COVID-19 cases, but it looks like, do you see this rising oil prices, putting a brake or even slowing down the economy, and how because of the inflation? And how difficult the situation is? Rising prices are not good for the growth of the world economy, because this escalation will impact the growth of the major economies like we have observed high inflation in India and other economies also. So inflation threat will loom large in the coming times. In the coming times, I think there must be some diminishing price trend in the international commodity prices, because now the cycle is going to be completed in the coming few months. So my expectation is that prices will rationalize in the next 2-3 months going forward. तो आपको लगता है कि ये जो एनर्जी क्राइसिस है ये ट्रांजिएंट है और हम आशा कर सकते हैं? This is transient and prices should come down, and crude prices will average at around somewhere between 70 to 75 for the current year. जी, आइए अब चलते हैं कीमती धातुओं की ओर। मजबूत वैश्विक संकेतों के बीच दिल्ली सराफा बाजार में सोना 455 रुपए के उछाल से 46,987 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ। चांदी भी 894 रुपए के उछाल से 61,926 रुपए प्रति किलो पर जा पहुंची। अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में सोना तेजी के साथ $1,795 प्रति आउंस पर था। चांदी बिना किसी खास बदलाव के $23.20 प्रति आउंस पर थी। क्या कहेंगे आप, क्या सोने की एज अ सेफ हेवन अभी अट्रैक्टिवनेस बढ़ेगी अगर ये जो एनर्जी क्राइसिस की सिचुएशन है वो अब कुछ महीने जारी रहती है तो? जी बिल्कुल, सोने के प्राइसेस इंटैक्ट रहेंगे। जैसे मैंने पहले भी बताया है कि जो अल्ट्रा लूज मॉनेटरी पॉलिसी है यूएस की, वो गोल्ड प्राइसेस के लिए बहुत ही सपोर्टिव है। और लिक्विडिटी होने से और डॉलर के वीक होने से, अगर आप देखेंगे कि डॉलर इंडेक्स है वो भी पिछले कुछ दिनों में थोड़ा वीक हुआ है, इस वजह से जो इंटरनेशनल कमोडिटी प्राइसेस खासकर जो गोल्ड है उसको अच्छी सपोर्ट मिलती है। डॉक्टर शर्मा, समय समाप्त हो रहा है तो हमें चर्चा को भी यहीं समाप्त करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज के मार्केट मंत्र में शामिल होने के लिए। जी थैंक यू, शुक्रिया। And before we close, a reminder of the headlines. Rising for the 6th straight day, Sensex climbs 569 points to a fresh all-time high. Nifty advances 177 points to a new record high. Wholesale price index-based inflation eases to 10.66% in September, and 16 MSMEs and 15 non-MSMEs approved for production-linked scheme for telecom product manufacturing in the country. And with that, we end this edition of Market Mantra. We'll be back tomorrow at 3 p.m. with the next edition of Money Matters. Till then, this is Anubha Rohatgi and Sonu Sood saying bye-bye. Namaskar. Market Mantra.